नमस्कार। आज हम औद्योगिक नीति भाग 1 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम औद्योगिक नीति 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति की जो मुख्य बातें हैं उसका अध्ययन करेंगे। भारत में औद्योगिक विकास के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कोई व्यूह रचना नहीं थी। प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुक्त व्यापार तथा निर्बाध व्यापार नीति का अनुसरण किया ताकि भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं निर्मित माल का ब्रिटिश बाजार बनाया जा सके। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यातायात एवं आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया और 1940 के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में औद्योगिक विकास हेतु एक राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की गई। 1943 में युद्धोत्तरकालीन औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए अनेक औद्योगिक समितियों की नियुक्ति की और 1944 में योजना एवं विकास विभाग खोला गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कई छोटे मोटे प्रयास औद्योगिक विकास की विरचना के लिए किए गए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत ने जो ही ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर अपनी भाग्यडोर संभाली तो ब्रिटिश सरकार की उदासीनतापूर्ण नीति औद्योगिक नीति के स्थान पर तीव्र औद्योगिक विकास हेतु 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित पहली औद्योगिक नीति 1948 की घोषणा की गई। 1948 की औद्योगिक नीति में वृहत उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। बड़े उद्योगों को प्रथम भाग में राज्य अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र निर्माण, अणुशक्ति उत्पादन तथा रेल यातायात को रखा गया। दूसरे भाग में राज्य नियंत्रित उद्योगों में 6 आधारभूत उद्योगों लोहा इस्पात, कोयला, टेलीफोन, तार बेतार, खनिज तेल एवं वायुयान तथा जलयान निर्माण की सभी नई इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा तथा राष्ट्रहित में निजी उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करने का प्रावधान भी था। तीसरी श्रेणी में मिश्रित उद्योगों के 20 उद्योगों को रखा जिन पर सरकारी प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई। चौथी श्रेणी में अन्य उद्योगों को रखा। इस नीति में उद्योगों में विनियोग को प्रोत्साहन, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की व्यूह रचना अपनाई गई। विदेशी पूंजी को भारतीय पूंजी के समकक्ष स्थान प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रहित में राष्ट्रीयकरण का प्रावधान भी था। 1948 की औद्योगिक नीति, यह नीति 8 वर्षों तक कार्यशील रही। कई कमियों के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में 40% वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र में 232 करोड़ रुपए का औद्योगिक विनियोग हुआ। सरकार को उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिली। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का अवसर मिला। उद्योगों में मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। फिर भी सरकारी हस्तक्षेप से पुलिस पुनर्वृत्ति का अंकुश तथा विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण का भय इसमें व्याप्त रहा। अब हम देखते हैं 1956 में भारत की दूसरी जो औद्योगिक नीति थी इसके बारे में देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण तथा आधारभूत उद्योगों के सुदृढ़ आधार की व्यूह रचना के कारण 1956 में भारत सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की जो अधिक व्यापक होने के साथ साथ समाजवादी समाज के उद्देश्य से प्रेरित थी। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार के साथ निजी क्षेत्र के प्रभावी नियंत्रणों को लागू करने पर उतारू थी। व्यूह रचना है इसकी। इस औद्योगिक नीति की व्यूह रचना के जो प्रमुख अंग थे वो इस प्रकार से थे। आधारभूत एवं भारी उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करना, सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र विकास एवं विस्तार करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक,
विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना, ताकि तेज गति से औद्योगिकरण के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। 1956 की नीति में जो प्रमुख विशेषताएं थी, इस नीति में औद्योगिकरण की जो व्यूह रचना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला जो था वो अनुसूची अ, शेड्यूल ए। इस अनुसूची में सामरिक महत्व, सार्वजनिक उपयोगिता, आधारभूत उद्योग एवं परिवहन क्षेत्र तथा खनिज उद्योगों में 17 उद्योगों का समावेश था, जिनके विकास एवं नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का पूर्ण रूपेण दायित्व सरकार पर ही था। इस श्रेणी के प्रमुख उद्योग अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, लोहा इस्पात, भारी मशीनें एवं विद्युत संयंत्र, कोयला, खनिज तेल, सोना, मैग्नीज, लोहा, हीरा आदि, रेल जहाज एवं वायु परिवहन, अणुशक्ति, खनिज, टेलीफोन, तार बेतार का सामान आदि उद्योगों को स्थापित करने का पूर्ण दायित्व इसमें सरकार का था। अनुसूची ब में अब हम देखते हैं। अनुसूची ब के अंदर इस अनुसूची में 12 उद्योगों को रखा गया, जिनके अंततः सरकारी नियंत्रण में लेने की व्यवस्था थी। नई इकाइयों की स्थापना का अधिकार सरकार का होने के बावजूद निजी उद्योगपतियों को भी समानांतर कार्य करने का अवसर इन उद्योगों में दिया गया था। इनमें मशीन टूल्स, उर्वरक, कृत्रिम रबर, रासायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, रासायनिक घोल, समुद्री एवं सड़क यातायात, एल्यूमिनियम एवं अलोह धातुएं सम्मिलित थी। तृतीय श्रेणी में अन्य शेष सभी उद्योग रखे गए, जिनके विकास एवं विस्तार का दायित्व निजी क्षेत्र पर डाला गया, पर इस क्षेत्र पर प्रवेश का भी सरकारी अधिकार सुरक्षित रखा गया। विदेशी पूंजी के राष्ट्रीयकरण का भय फिर भी बना रहा और इस नीति में संतुलित औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने, रोजगार वृद्धि के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की नीति प्रबल हुई। यह नीति भारत के औद्योगिकीकरण की आधार नीति कही जा सकती है, क्योंकि अभी भी इस नीति को भारत के औद्योगिक विकास का आधार माना गया है, जबकि सरकारी नियंत्रणों में काफ़ी उदारीकरण की ओर अग्रसर है। अब हम 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसका मूल्यांकन देखते हैं। यह इस नीति की अप्रत्याशित सफलता रही है, जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ, वहां आधारभूत उद्योगों का एक बहुत ही सुदृढ़ आधार तैयार हुआ। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स, HMT, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, बेंगलोर में वायुयान निर्माण का कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर के लोह इस्पात कारखाने, पेराम्बूर का रेल डिब्बे का कारखाना आदि कई बड़े बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। दूसरा जो इसमें हुआ, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति का पूरा सदुपयोग किया गया और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता, अनुदान तथा सुविधाओं की व्यवस्था की। उद्योगों में भारी मात्रा में पूंजी विनियोग हुआ और देश भावी औद्योगिकीकरण के लिए एक प्रकार से स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंच गया। फिर भी इस नीति में निजी क्षेत्र पर अत्यधिक नियंत्रण, विदेशी पूंजी के राष्ट्रीयकरण का भय एवं भ्रांति बनी रही। राजकीय पूंजीवाद को खुलकर बढ़ावा दिया गया। नियंत्रणों और लाइसेंस राज का बोलबाला बढ़ा। एकाधिकारी प्रवृत्तियां चाहते हुए भी कम न हो सकी, ये एक इसमें थोड़ी सी कमी रही थी। आपातकाल में तो सरकार का उद्योगों पर काफ़ी अंकुश एवं नियंत्रण हो गया था। इस नीति की कमियों को दूर करने के लिए आगे 1970, 1973, 1975 में जो लाइसेंस नीति थी उसमें संशोधन किए गए और 1970 में संयुक्त क्षेत्र को मान्यता दी गई।
1 करोड़ रुपए से कम पूंजी विनियोग वाले उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया। अनुसूची ए में भी नीति क्षेत्र को सरकार की पूर्वानुमति पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की। आयतों पर नियंत्रण तथा आयात प्रतिस्थापन के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन के साथ साथ लघु उद्योगों को आरक्षण प्रदान कर बड़े उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयास किया गया। श्रम के उद्योगों में भागीदारिता को प्रोत्साहन दिया गया ताकि मधुर औद्योगिक संबंध बढ़े। 1956 की औद्योगिक नीति से भारतीय उद्योगों के तीव्र विकास और आधारभूत उद्योगों के सुदृढ़ आधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ और उसका निजी क्षेत्र के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ा। समाजवाद की स्थापना के लिए राजकीय पूंजीवाद हावी रहा। देश में नियंत्रणों एवं लाइसेंस राज की प्रमुखता रही। फिर भी धीरे धीरे इसमें उदारीकरण की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी और बहुत कुछ प्रभावी हो गई है। इस प्रकार आज हमने देखा कि भारत में उद्योगों के विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कैसे बनी और 1956 की औद्योगिक नीति में क्या क्या मुख्य बातें रही, उसका हमने अध्ययन किया भाग 1 में। अब हम नेक्स्ट क्लास में औद्योगिक नीति भाग 2 का अध्ययन करेंगे और जो उद्योगों के लिए जो दूसरी नीतियाँ बनी इसके बाद में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।